नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। पेमेंट्स में $800 बिलियन की सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ फिनटेक्स का भारतीय इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। स्टार्टअप्स देश में पूर्ण फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सपोर्टिंग पेमेंट से लेकर न्यू बैंक्स, इंश्योरेंस, लेंडिंग और वेल्थ टेक जैसी सेवाओं के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है। अब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मैट्रिक्स पार्टनर्स की स्टेट ऑफ इंडियन फिनटेक यूनियन 2022 की रिपोर्ट देखिए। फिनटेक स्ट्रेंथ के मामले में भारत दुनिया में यूएस और यूके के बाद तीसरे पायदान पर है। आंकड़ों पर नजर डालें। यूके में जहां पर 8,870 स्टार्टअप्स हैं, 22,290 का आंकड़ा यूएस में है। वहीं भारत की अगर आप बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 7,460 स्टार्टअप्स का है जो फिनटेक पर फोकस करते हैं। अब नजर डालते हैं फंडिंग पर। तो फंडिंग के लिहाज से अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो अमेरिका में क्योंकि संख्या स्टार्टअप्स की ज्यादा है तो सबसे ज्यादा फंडिंग वहीं पर देखने को मिलती है। करीब $129 बिलियन की फंडिंग फिनटेक्स की हुई है अमेरिका में। दूसरी तरफ यूके के मार्केट में $40 बिलियन की फंडिंग हुई है इस सेक्टर में। चाइना फिर तीसरे पायदान पर आता है $37 बिलियन की फंडिंग के साथ। लेकिन भारत पीछे नहीं है। भारत की फंडिंग का आंकड़ा है लगभग $29 बिलियन का, यानी कि यहां पर भी गहरा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है डोमेस्टिक और साथ ही साथ विदेशी फंड्स का। तो फंडिंग के लिहाज से साफ है कि भारत 4th रैंक पर है और ग्लोबल फंडिंग का करीब 14% हिस्सा भारतीय स्टार्टअप्स के हाथ में है। लेकिन अब आंकड़े देखिए डील वॉल्यूम के, और डील वॉल्यूम के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। देखिए अमेरिका में किस तरह की डील्स हुई हैं लेटली, तो 5,800 से ज्यादा डील्स यहां पर क्लॉक होती हुई दिखाई दी हैं। वहीं अगर आप चाइना के आंकड़े देखेंगे तो 800 से हल्के से कम 794 डील्स दरअसल क्लॉक हुई। लेकिन यूके की बात करें तो 1951 डील्स लगभग यूके में लेटली होती हुई दिखाई दी है। इन सब के बीच भारत दूसरे पायदान पर है, क्योंकि भारत का जो डील काउंट है फिनटेक वाले एरिया में हाल फिलहाल 2084 के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो हम इस मामले में सेकंड पोजीशन पर हैं। याद रखें, इतना पैसा, इतनी फंडिंग यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, तगड़ी डील्स क्लॉक हो रही हैं, तो भारतीय फिनटेक्स की यूनिकॉर्न की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया की तुलना में भारत की यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ फिनटेक सेक्टर में भी मजबूत है। हम लगभग चौथे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका में जहां पर यूनिकॉर्न्स की संख्या करीब 172 है, चाइना में आंकड़ा 36 यूनिकॉर्न्स का है, यूके में लगभग 30 यूनिकॉर्न है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। भारत में अब तक 23 यूनिकॉर्न्स बने हैं, यानी कि वो कंपनियां जिनको $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन मिलती है। अब कुल मिलाकर भारत की स्थिति इस ग्लोबल सेटअप में कैसी है, उस पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। खास बात यह है कि पूरे ग्लोबल फिनटेक लैंडस्केप में भारत या तो टॉप 3 या फिर टॉप 5 में हमेशा रहा है। अब आप देखिए ग्लोबल शेयर ऑफ फंडिंग में 14% का हिस्सा भारत के हाथ है। डील वॉल्यूम के लिहाज से हम लगभग नंबर 2 पायदान पर खड़े हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ में भी हम आगे हैं 23 यूनिकॉर्न्स के साथ। जाहिर है पिछले कुछ सालों में अपने यूनिक बिजनेस मॉडल और बढ़ते फाइनेंशियल इंक्लूजन के बीच इन नई कंपनियों ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल लेंडिंग के लिए फ्रेमवर्क लेकर आया है और साथ ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ रहा भारतीय फिनटेक का इकोसिस्टम यहां से आगे कितना बदलेगा, इसी पर है हमारा आज फोकस। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीसीजी की एमडी नीतू चिटकारा, मैट्रिक्स पार्टनर्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अनीश पाटिल और इंडिफाई के सीईओ और फाउंडर आलोक मित्तल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। रिपोर्ट के साथ ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारा डेटा इनफैक्ट मैट्रिक्स और बीसीजी ने कोलेट किया है। आपकी रिपोर्ट इनफैक्ट काफी एक्सपेंसिव है। तो नीतू बताइए, यहां से आगे जो ग्रोथ आएगी वो किन पैरामीटर्स पर आएगी, क्या ड्राइव करेगा भारतीय फिनटेक्स को?
धन्यवाद हर्षिता। जैसा कि आपने कहा, जो हमारा इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ 7,500 फिनटेक्स हैं जो भारत में हैं, और अगर हम फिनटेक के नंबर से जाएं तो हम तीसरे हैं पूरे विश्व में, और ये बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। दूसरा जो हम देखें कि फिनटेक्स का प्रभाव जो पूरे देश पे पड़ता है वो कितना तेज है। तो अगर हम पेमेंट्स की बात करें, जो सबसे ज्यादा लोगों को दिखता है आपसी लेन देन के चक्कर में, तो उसमें 93% शेयर जो है वो एक्चुअली फिनटेक्स का है, जो कि बहुत ज्यादा है। खाली 7% बैंक्स का है। दूसरा जो हम देखें, अगर हम लेंडिंग की बात करें, वहां पर जितने भी न्यू टू कस्टमर क्रेडिट कस्टमर रहते हैं, जिन्होंने पहली बार कभी लोन लिया है, वहां पर फिनटेक्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है। सो फिनटेक कस्टमर में 36% जो है वो न्यू टू क्रेडिट हैं, जबकि बैंक्स के केस में नंबर कम है। तो ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट नया प्रोवाइड करने के लिए फिनटेक्स बहुत आगे हैं। अगर हम ऑनलाइन ब्रोकिंग स्पेस देखें, वहां पर भी 80% शेयर जो है एक्टिव ब्रोकिंग क्लाइंट्स का वो फिनटेक्स के पास है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो हम फंडिंग अगर देखें तो 60% फंडिंग अभी भी उन फिनटेक्स को है जो कि सीड, एंजल या सीरीज ए टू सी राउंड्स में है, माने कि जो यंग फिनटेक्स हैं। तो इसका मतलब और भी इनोवेशन फ्यूचर में बढ़ने वाली है जो ये फिनटेक्स प्रोवाइड करेंगी। हम ये भी देखते हैं कि पहले जो फंडिंग बहुत सारी ओवरसीज इन्वेस्टर्स से आ रही थी, अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर भी बहुत बढ़ गया है। और लास्ट जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक जो फिनटेक का वैल्यूएशन है वो काफी सारा पेमेंट से ड्रिवन रहा है। तो 50% वैल्यूएशन अभी भी फिनटेक्स का पेमेंट्स की तरफ से आ रहा है। बट फ्यूचर में लेंडिंग, वेल्थ, इंश्योरेंस में इंश्योरटेक, नियो बैंकिंग, ये सब और बढ़ेंगे हमारे अनुमान से, और ये भी पूरे फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे हैं। अनीश, अगर लेंडिंग की ही बात करें, रिटेल लेंडिंग लगभग 3 गुना बढ़ी है, लगभग 2 गुना बढ़ी है क्लियरली 2019 से 2021 के बीच, ये रिपोर्ट साफ कहती है। इसमें शायद वो कोविड वाले पीरियड का भी योगदान होगा, क्योंकि उस समय कई सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सहारे लेंडिंग लेना चाह रहे थे और वो स्टार्टअप्स ने बखूबी करके दिखाया। अब सवाल ये है कि आरबीआई डिजिटल लेंडिंग के लिए ही एक बड़ा फ्रेमवर्क लेकर आया है। नियमों में थोड़ी सी सख्ती आप कह सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी अब करनी पड़ेगी। इससे क्या इकोसिस्टम में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अगर बदलाव आएगा ये ज्यादा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जो नया गाइडलाइंस आया है, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा पहले तो लोगों को थोड़ा सा शॉक हुआ था, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी इंप्लीमेंट करने में, तो काफी चीजें थे, वो शायद थोड़ा सेटल हो रहा है। मैं जरूर कहूंगा कि छोटा सा ब्लिप होगा। फिनटेक्स जो है, फॉर एग्जांपल कार्ड्स 1 मिलियन के आसपास बांटते थे महीने का, वो थोड़ा कम हो गया है। काफी लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू किए हैं, वेट कर रहे हैं कि उसको रेगुलेटरी तरीके से अनुपालन करके कोई इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो थोड़ा सा ब्लिप जरूर होगा, लेकिन कोई भी सेक्टर अगर बड़ा होता है तो फिर आपको आरबीआई का देश अनुपालन तो करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है आगे जाके फिनटेक्स रेजिलिएंट है और वो करेंगे। आलोक, क्योंकि आप सेक्टर में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं और जो प्रेशर है वो आपने महसूस किया होगा। ये बताइए, क्या वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर अब कंपनियों को अपने मॉडल्स को डिसरप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, यूनी है, लेजी पे जैसी कंपनियां, सब ने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने में ऑनबोर्ड करना छोड़ दिया है। कुछ ने कुछ समय के लिए अपने जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उस पर भी पॉज लगा दिया है। मैं इनफैक्ट कोशिश करी थी कुछ और प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, लेकिन ये तमाम चीजों में जो बदलाव आ रहा है उसी में इतने उलझे हैं तो उनको लगा कि समय नहीं है। ये बताइए, ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है? क्या पैनिक है या फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हाँ नियम आते हैं, अब उनका पालन करना जरूरी है? अच्छा, थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो गाइडलाइंस आई हैं सिर्फ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस नहीं, उससे पहले भी जैसे आपने बोला प्रीपेड गाइडलाइंस, क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस, और इनका अलग अलग इम्पैक्ट रहा है प्लेयर्स पे। प्रीपेड और क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस में काफी ज्यादा फर्क रहा है। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अपना मॉडल काफी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उनको 2 महीने 3 महीने लगे उस मॉडल को एडजस्ट करके अपना नया मॉडल लॉन्च करने में। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस जो है उसमें आरबीआई का पहले काफी कंसल्टेशन रहा है इंडस्ट्री के साथ।
तो इंडस्ट्री को मालूम था कि आरबीआई के क्या कंसर्न्स हैं और ब्रॉडली रेगुलेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। सो काफी प्लेयर्स ने ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, कुछ के लिए रेडीनेस है। मेरा ये मानना है कि लगेंगे 30 से 90 दिन लगेंगे इसमें एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इन गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को जो क्रेडिट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो 36% फिनटेक्स ने कस्टमर्स को क्रेडिट दिया है, नए कस्टमर्स को, अगर आप स्मॉल बिजनेस स्पेस देखें, राइट, छोटे जो दुकानदार हैं, वहां पे 6 करोड़ दुकानदारों में से 1 करोड़ से कम दुकानदारों को क्रेडिट मिल पाता है। तो वहां पे जरूरत है, पूरी नेशनल प्रायोरिटी है कि ग्रोथ के लिए, जॉब्स के लिए वहां पे क्रेडिट इंक्रीज हो। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है वहां पे कि ये एडजस्टमेंट पीरियड के बाद जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी। इनफैक्ट ज्यादातर प्लेयर्स जो हम देखते हैं एमएसएमई लेंडिंग मार्केट में, फिनटेक साइड में, जी हाँ, उनका कोविड के दौरान थोड़ा ब्लिप रहा था, लेकिन पिछले 12 से 15 महीने में ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ वहां पे दिखाई दी। सो ये लोन्स कोविड लिंक लोन, इमरजेंसी लोन्स नहीं है, ये लोन्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। और डिजिटल लेंडिंग अब उनके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मैकेनिज्म बन गया है इन लोन्स को अप्रोच करने के लिए। तो क्या यहाँ पर जो सवाल कई सारे लोग उठा रहे थे कि शायद इनोवेशन रुक जाएगा, क्या वैसी स्थिति होगी या नहीं होगी, या फिर मॉडल्स में इतनी ट्वीकिंग होगी? क्योंकि एक खास डिफरेंस था जिस तरह से बैंक्स लैंड कर रहे थे और जिस तरह से फिनटेक्स लैंड कर रही थी, और क्योंकि बैंक नहीं लैंड कर पा रहे थे इतना, इसीलिए फिनटेक्स को एक मौका मिला। तो इनोवेशन के मामले में अब स्थिति कैसी रहेगी, आलोक? आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें इनोवेशन का काफी स्कोप दिया गया है। सो अभी तक जो लेंडिंग में मॉडल होते थे, या तो आप बैंक और एनबीएफसी थे, या फिर आप जिसको डायरेक्ट सेल्स एजेंट बोलते हैं, सिर्फ ओरिजिनेशन करते थे। सो एक जो एस्पेक्ट इन गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया है कि पहली बार एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया गया है कि फिनटेक कंपनीज जो हैं वो कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल, चाहे वो इनिशियली कस्टमर को एक्वायर करना हो, उसको सर्विस करना हो, कलेक्ट करना हो, सारे में पार्टिसिपेट कर सकती है, एज लॉन्ग एज जो लेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनली एक बैंक के एनबीएफसी है। तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर गाइडलाइंस में मुझे इशू नहीं दिखता है इनोवेशन का। एक तो एस्पेक्ट है वो ये है कि फिनटेक्स की काफी इनोवेशन कस्टमर डेटा को यूज करने में यूज करके सामने व्यक्त हुई है। अभी ये कस्टमर डेटा कैसे शेयर होगा, कितना शेयर होगा, गाइडलाइंस उस बारे में डायरेक्शनल प्रोवाइड करती हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। तो मेरी ये उम्मीद है कि कस्टमर्स का डेटा कस्टमर के कंसेंट के साथ अगर यूज किया जाए तो उससे इनोवेशन बढ़ सकती है और पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, बिकॉज हम 1 करोड़ से 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस पे डेटा को होल्ड करके नहीं बैठे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट में भी अकाउंट एग्रीगेटर को लेकर सवाल थे और आपने कई सारे लोगों से बात की, वहां से फीडबैक कैसा मिला है? और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्रेडिट ब्यूरो एक्सेस टू फिनटेक्स, इससे कितना इकोसिस्टम स्ट्रेंथन हो सकता है, उस पर फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? तो इन दोनों चीजों में हम लोगों ने ये भी पूछा कि कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिन पे लोगों का बहुत अच्छा विचार रहा, और इन जनरल हम देखेंगे कि एक्चुअली 80% से ऊपर लोगों ने कहा कि हमारे जो रेगुलेशंस हैं वो हमारी कंट्री में कंज्यूमर्स को सेफ रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। अकाउंट एग्रीगेटर या फिर ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ब्यूरो टू फिनटेक्स, इन सब के बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सारे लोगों से कि ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अनीश आमशौर, आपने अपनी इन्वेस्टी कंपनियों से भी बातचीत की होगी, वो कितनी तैयारी कर रहे हैं इस नए बदलाव के लिए, इस नए रिजीम में काम करने के लिए, और साथ ही किस तरह के मॉडल्स में आपको लग रहा है कि लार्जली इम्पैक्ट आया है? कई बीएनपीएल वाली कंपनियां या फिर जो बीएनपीएल के पूरे प्रीमाइस को लेकर काफी बुलिश थी, उनको लार्जली काफी अपने बिजनेस को रिविजिट करना पड़ रहा है। जो क्रेडिट कार्ड्स की हम बात कर रहे थे, यूनी जैसी कंपनियां, उनको रिविजिट करना पड़ रहा है। तो जब हम अपने पोर्टफोलियो कंपनी से बात करते हैं, आई थिंक जो रिपोर्ट में भी कहा है कि फिन ओवर टेक, अब तक हमने काफी देखा है कि फाउंडर्स टेक पे फोकस करते थे, लेकिन अभी समय आ गया है कि फिनटेक इतना स्केल पे रीच हो गया है कि हम फिन पे भी काफी फोकस करें, गवर्नेंस हो, कंप्लायंस हो, इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो काफी ध्यान है और ये बात बहुत क्लियर है कि इस पे अभी फोकस करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि जैसे आपने बोला
क्रेडिट ओवर पीपीआई, जो पीपीआई कार्ड होते थे, प्रीपेड कार्ड्स होते थे, और बीएनपीएल हो, अदर लेंडिंग मॉडल्स हो जहाँ पे कस्टमर डेटा शेयर किया जाता था, शायद केवाईसी पूरी तरह नहीं की जाती थी। तो इन सब सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कोट अनकोट क्रैकडाउन हुआ है। बट मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन काफी कंपनियां इसको फिक्स कर रही हैं, और वो भी चाहती है कि ये रेगुलेटर भी चाहता है कि इनोवेशन जारी रहे और फिनटेक्स ये डिजिटल पेनिट्रेशन जो है इसको कंटिन्यू करे, लास्ट माइल तक लो टिकट क्रेडिट ले जाए। आपको क्या लग रहा है आलोक, स्पेशली ऑन द बीएनपीएल एंड द प्रीपेड कार्ड साइड या फिर क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, क्या जो सर्विसेज कस्टमर्स को मिल रही थी उतना ही फायदा आगे मिलेगा या फिर नहीं? तो इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। सर्विस रहेगी, सर्विस की यूटिलिटी है, इसीलिए ये सर्विस सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि कस्टमर्स को क्रेडिट चाहिए कंजम्पशन के लिए। लेकिन उसका मैकेनिज्म जो था प्रीपेड कार्ड पे लोड करने का, वो चेंज होगा। उसका कोर रीजन ये है कि रेगुलेटर का ये कंसर्न रहा है कि अगर हम प्रीपेड कार्ड के थ्रू क्रेडिट डिलीवर करते हैं तो कस्टमर क्या उसको क्रेडिट की तरह देखता भी है कि राइट? तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्रेडिट लिया तो कब वापस करना है, क्या फीस होगी, क्या पेनल्टी होगी। तो नीतू, फिर क्या ये समझना ठीक है कि यहाँ से आगे किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ के पीछे कंप्लायंस हाई प्रायोरिटी रहेगी, उसी पर पहले वो तवज्जो देंगे और ऑफ कोर्स फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करेंगे, स्केल के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, सो आई थिंक आप कह सकते हैं कि कंप्लायंस आफ्टर थॉट नहीं हो सकता। जब आपने सब कुछ पूरा डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद में सोचें कि अब इसका कंप्लायंस एंगल से हमें क्या देखना पड़ेगा, वो सब आप बाद में नहीं सोच सकते। आई थिंक ये सब चीजें अब शुरू से ही सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आप जो मॉडल बना रहे हैं उसके बारे में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या वो ग्रे एरिया है, क्या फिर ये क्लैरिटी है। बहुत जल्दी आपको रेगुलेटर से भी, रेगुलेटर के सैंडबॉक्सेस वगैरह हैं, बहुत सारे और मैकेनिज्म्स हैं, कैसे आप पहले ही उसका क्लैरिटी ले लें, वो बहुत जरूरी है। और अपने खुद के अपने कंपनी के प्रोसीजर्स में भी ये कंप्लायंस ओरिएंटेशन कैसे शुरू से लाया जाए, वो बहुत जरूरी है। अनीश, इनफैक्ट रिपोर्ट ये भी, जी गो अहेड। अगर मैं ऐड करूं तो अगर आप देखें तो बहुत सारे फिनटेक्स हमें आके बोलते हैं विद इन लॉट फॉर इन्वेस्टिंग कंपनीज आल्सो, वो सब रेगुलेट होना चाहते हैं, राइट? लोग पीएनबीजी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीपीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप रेगुलेट हो जाते हैं, वो वैलिडेशन भी होता है एक तरीके का, राइट? आपके स्केल का, आपके मॉडल का, और आपको इट हेल्प्स यू बिल्ड फॉर द लॉन्ग रन, आपको मजबूत बनाता है बिजनेस मॉडल को, और यू कैन देन थिंक ऑफ बिल्डिंग अ वेरी लार्ज कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो चाहते हैं कि रेगुलेटेड डोमेन में खेले, ग्रे एरियाज में ना ऑपरेट करे, और जितना प्रोटेक्शन मिल सके उसको लेवरेज किया जाए। मैं इनफैक्ट अनीश आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि रिपोर्ट ये कहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से आने वाले सालों में शायद इतनी आसानी से कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी। ऐसा क्यों है? दिक्कत कहां पर हो रही है? या फिर क्योंकि कई कंपनियां हैं, अगर हम 23 यूनिकॉर्न्स भारत में पैदा कर चुके हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काम होना चाहिए उतने अग्रेशन के साथ। बिल्कुल। हर्षदा, मुझे लगता है कि देखिए अलग अलग सब सेक्टर के उनके चैलेंजेस है। जैसे पेमेंट्स में आप जानते होंगे यूपीआई पे एमडीआर 0 है, अपने वेल्थ और इंश्योरेंस में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो हाई है, कंप्लायंस कॉस्ट हाई होता है। नियो बैंकिंग में जो है एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर जो होता है उसकी पीपल आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो अलग अलग सब सेक्टर्स की अलग अलग चैलेंजेस है। मैं कहूंगा ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप अपने बेसिक जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जो आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट है, लेंडिंग में एसेट क्वालिटी है, अगर आप इनको कंट्रोल में रख सकते हैं, एंड अगर आप ओवरऑल आपके बिजनेस को मजबूत फंडामेंटल्स बना सकते हैं तो प्रॉफिटेबल जरूर बन सकता है। और हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और देयर आर कुछ फिनटेक्स इन इंडिया जो प्रॉफिटेबल है, बट जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी, ये मानना पड़ेगा, ये मैं भी मानता हूँ। और 2-3 साल तक इस पे फोकस रखना पड़ेगा आपको कि आप पहले कस्टमर को अक्वायर कर ले, आप ग्रो कर ले, फिर मॉडल सोचा जाएगा, ये नहीं हो सकता। जब आप धीरे धीरे बना रहे बिजनेस, आपको सोचना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहां से आएगा, प्रॉफिट कहां से आएगा, मैं कैसे इसको किस कस्टमर को रिटेन करूं, क्रॉस सेल करूं। तो ये सब चीजें जो ट्रेडिशनल बैंक्स, एनबीएफसीज, इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सालों से है वो सोचते आ रही है, वो माइंडसेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और काफी कमर्शियल रहना पड़ेगा।
आलोक, फाइनली अब यहाँ से अगले ग्रोथ के सेक्टर्स कौन से रहेंगे, क्योंकि फिनटेक ही खुद इतना वास्ट है। अब तक जो भी ग्रोथ आई थी वो पेमेंट से आई थी और थोड़ी बहुत लेंडिंग से। आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पर आपको लग रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और मौके रहेंगे कुछ नया करने के? सो हर्षदा, पेमेंट्स में बहुत तेज ग्रोथ आई है। लार्जली एक यूपीआई ने एनेबल किया है उसको, डिजिटाइजेशन ने एनेबल किया है, और अब पेमेंट्स जो है वो काफी हाई लेवल पे है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इस पेमेंट में जो तेजी आई है उसकी वजह से मेरे ख्याल से अगला जो ग्रोथ सेक्टर रहेगा वो लेंडिंग में रहेगा, क्योंकि लेंडिंग जो है वो पेमेंट के ऊपर चलती है। अगर मुझे एक छोटे बिजनेस का पेमेंट फ्लोज मालूम है तो मैं उनको ज्यादा रिस्क फ्री मैनर में लेंड कर सकता हूँ। सो हमको अभी दिख रहा है कि अगले 3 से 4 साल में लेंडिंग का शेयर जो है वो इंक्रीज करेगा। जो बीसीजी मैट्रिक्स की रिपोर्ट है उसमें भी ये बताया गया कि अभी पेमेंट जो है वो फिनटेक वैल्यूएशंस में करीब 50% कंट्रीब्यूट करती है। ना पेमेंट्स कंपनीज ग्रो करती रहेंगी, लेकिन 4-5 साल बाद वो नंबर 22% पे आ जाएगा और लेंडिंग कंपनीज का जो शेयर है वो 35% के आसपास पहुंचेगा। एक तो जो पॉइंट ऊपर पहले रेज किया गया है प्रॉफिटेबिलिटी के, मैं सिर्फ ये पॉइंट करना चाहता हूँ कि जो अगर इंडिया की आप सारी यूनिकॉर्न कंपनियां देखें, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज का शेयर फिनटेक, आधी से ज्यादा फिनटेक कंपनी जो यूनिकॉर्न है वो प्रॉफिटेबल है। सो ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं रहा है, उनका बिजनेस मॉडल अलग है और काफी इनोवेशन सपोर्ट होती है जब आप प्रॉफिटेबिलिटी पे और स्केल पे अलग व्यू लेते हैं। तो मैं इस बात से एनकरेज हूं कि आरबीआई ने कोई स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिए हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये एक मार्केट फिनोमेना है कि एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन लाते हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी कर्व अलग हो सकता है, इन्वेस्टर्स उनको पैसा देते हैं नहीं देते हैं उनका डिसीजन होता है। सो देयर आर इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द मार्केट जिससे कि स्केलेबल और कस्टमर रेलेवेंट इनोवेशंस आगे बढ़ सके। पर मेरे दिमाग में प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास फिनटेक में कोई स्पेसिफिक कंसर्न नहीं है बियॉन्ड जो स्टार्टअप स्पेस में ओवरऑल मॉडल है कि आप पहले ग्रोथ लाते हैं उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए कि यहाँ से आगे भारतीय फिनटेक की दिशा क्या रहेगी। प्लेजर स्पीकिंग टू यू नीतू, अनीश और आलोक। शुक्रिया। थैंक यू सो मच हर्षदा। थैंक यू हर्षदा। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में मैं भी लूंगी आप सभी से इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।